हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप मेरा दोनों वीडियो आ चुका है यूट्यूब पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर देखे होंगे। चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लिए होंगे, बेल का आइकन दबा लिए होंगे। चलिए, उस दिन पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे यहाँ तक, प्रकाश का प्रवर्तन तक। कहाँ तक पढ़ते थे? प्रकाश का प्रवर्तन। अब जब दर्पण स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग जब पढ़ लेते हैं तो उसके बाद स्टार्टिंग करते हैं हम लोग समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली किरण। देखिए, दर्पण आगे चल के हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण बिल्कुल अलग है। उसमें देखते हैं हम कि जो समतल दर्पण है उसका कुछ पॉइंट्स परीक्षा में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि इसमें बने प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है, कैसा क्या प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है ना। तो इसलिए हम इस टॉपिक को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और आइए थोड़ा सा देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि हमेशा पूछा जाता है। इस लेक्चर में से भी क्वेश्चन वीडियो में एग्ज़ाम में जो आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। बोलता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण। क्या बोलता है बेटा? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण मतलब क्या है कि अगर कोई किरण समतल दर्पण पर, ये दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। कोई किरण अगर समतल दर्पण पे लंबवत पड़ती है तो क्या घटना घटती है? जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि जितना आपतन कोण होता है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है ना। तो इसमें क्या है कि अगर कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो वह उसी पथ पे, क्या बेटा? उसी पथ पे पुनः लौट जाती है। मतलब क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही पथ पे होते हैं। प्रवर्तित किरण दोनों एक ही पथ पे होता है। पथ और माध्यम, ये दोनों में अंतर आप लोग समझिए बेटा। पथ जो होता है कि अगर हम ए से बी, अगर हम ए मतलब बोला जाए कि इधर अगर ऊपर में नॉर्थ है और नीचे साउथ है ना, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, बोलता है कि अगर हम लोग को यहाँ से नॉर्थ से साउथ जाना हो, नॉर्थ से साउथ जाना हो, तो हम लोग को बोलते हैं कि अगर ए रास्ता है तो ये माध्यम क्या कहलाएगा जी? साउथ से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ। दूसरा रास्ता भी हो सकता है साउथ से नॉर्थ की ओर, लेकिन माध्यम बोलता है मतलब दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर एक ही होगा। मतलब क्या? माध्यम अलग है और पथ अलग है। तो क्या हम लोग बोलेंगे कि जब कोई किरण समतल दर्पण पे लंबवत पड़ती है तो वह उसी पथ पे वापस लौट जाती है। मतलब आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर तो है ही, तो यहाँ जो आपतित किरण और प्रवर्तित किरण दोनों क्या होगा? एक ही पथ पे होगा। ठीक, इसके आगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये हो गया, याद कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण, समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाली किरण प्रवर्तन के बाद कहाँ जाती है या प्रवर्तन के बाद क्या होता है। उसके बाद अब हम लोग समतल दर्पण में ही देखते हैं कि एक घटना घटता बेटा, हम लोग डेली यूज में इसको देखते हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्या है कि अगर हम लोग मिरर इस तरीक़ा से बनाते हैं, हम लोग समतल दर्पण बना लेते हैं, आईना घर का ऐसा ही होता है, कहीं दीवार में लगा होता है चाहे कहीं कुछ पे। तो बोलता है कि अगर मिरर के सामने, दर्पण के सामने अगर हम लोग खड़े होते हैं तो वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का दायां प्रतीत होता है, या वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां और दायां भाग प्रतिबिंब का बायां। तो समतल दर्पण में जब कोई वस्तु रखा जाता है सामने, जब समतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखा जाता है तो वस्तु का दाहिना भाग, वस्तु का
दाहिना भाग प्रतिबिंब के बायां भाग जैसा प्रतीत होता है और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब के दाएं भाग जैसा प्रतीत होता है। इस परिवर्तन को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पार्श्व परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग भूल जाते हैं, वीवीआई मार्क कर लीजिए आप लोग। पार्श्व परिवर्तन, जब कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने रखा जाता है, जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखा जाता है तो वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग जैसा प्रतीत होता है और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिने भाग जैसा प्रतीत होता है। इस परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन है। अगर भूल भी गए तो शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जब किसी दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के दाएं भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग जैसा दिखे और वस्तु का बाएं भाग प्रतिबिंब के दाएं भाग जैसा दिखे, इस परिवर्तन को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को बिल्कुल याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, पार्श्व परिवर्तन खत्म हो गया बेटा, ठीक। पार्श्व परिवर्तन खत्म हुआ, इसके बाद हम लोग चलते हैं समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो उसकी क्या विशेषता होती है। समतल दर्पण में आता है, अवतल उत्तल हमेशा गोलीय दर्पण पढ़ते हैं तो हर साल पूछा जाता है, लेकिन बच्चे नज़रअंदाज कर देते हैं समतल दर्पण को। किसको? समतल दर्पण को। तो आज हम आप लोग को बोल दे रहे हैं, इसको नज़रअंदाज करके मत चलिए और इसमें बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में, इससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में जरूर पढ़ के जाएं। पक्का है 2 नंबर में आएगा ही आएगा और पार्श्व परिवर्तन भी परिभाषा में आता है, तो इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करें। आइए नेक्स्ट हेडिंग बेटा, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है? चलिए, तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं जल्दी से हम लोग याद कर लेंगे और जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बेटा? आभासी प्रतिबिंब वस्तु की दूरी जितना दर्पण से आगे होता है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के पीछे होता है। प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से होता है, ठीक है, ठीक, दर्पण से। तीसरा बेटा देखो, पहला आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की दूरी जितना उतना ही प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से। किससे? दर्पण से। तीसरा क्या होता है, इसमें वस्तु की अपेक्षा सीधा ही होता है। थोड़ा सा जो परिवर्तन हम लोग पढ़े हैं, पार्श्विक परिवर्तन, मतलब उल्टा हम लोग को दिखता है, पार्श्विक परिवर्तन होता है। आभासी प्रतिबिंब होता है। दूसरा, वस्तु की दूरी जितना दर्पण से होता है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। और जो चौथा है, पार्श्विक परिवर्तन होता है, जो कि हमको दायां भाग बायां और बायां भाग दाहिना दिखता है। अब देखिए हम लोग को इसके बाद कहाँ बनता है प्रतिबिंब, इस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए, है ना बेटा। तो देखिए कहाँ प्रतिबिंब बनता है, इसमें हम लोग देख लेंगे, इसमें देखेंगे कि दर्पण के कोई भी प्रतिबिंब जो बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है। तो लिख लेंगे दर्पण के पीछे। अब हम लोग को बोला जाए, अगर एग्जाम में आए कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या हैं, मतलब एग्जाम में अगर आए तो लिखेंगे हम लोग आभासी प्रतिबिंब, पहला कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। दूसरा, इसमें जितनी दूर वस्तु रखा जाए दर्पण से उतना ही दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम घर में भी मिरर है, अगर मिरर रख दें और इतना दूर से अपना फेस देखें और दूर से, तो जितना दूर हम लोग दर्पण से पीछे हटेंगे उतना ही दूर हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर दूरी बढ़ते चल जाएगा।
तो बोलते हैं वस्तु की दूरी जितना दर्पण से होता है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से होता है। तीसरा, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, लेकिन पार्श्विक परिवर्तन जो होता है वो थोड़ा सा उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा होता है, क्या होता है जी? पार्श्विक परिवर्तन थोड़ा सा उल्टा होता है, दाहिना भाग बायां और बायां भाग दाहिना। ऐसा नहीं है कि उल्टा प्रतिबिंब बन गया और दर्पण के पीछे बनता है। ये टॉपिक हुआ समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। इसको इग्नोर नहीं करें, एग्जाम में जाने से पहले जरूर इसको देख लें। गोलीय दर्पण जितना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण। क्या है? समतल दर्पण पढ़ लिए हम लोग। क्या है बेटा? अब गोलीय दर्पण। चलिए गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण, ध्यान से देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। फिर से याद कीजिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का कोई भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है बेटा? पहला उत्तल दर्पण और दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण। पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। थोड़ा सा हम डायग्राम से बना दें गोलीय दर्पण आखिर बना कैसे। जो परिभाषा दिए हैं वो नहीं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो देखते हैं। 2 भाग हम काट लिए। क्या कर लिए? 2 भाग काट लिए। तो बोलता है, हम अभी परिभाषा बताए, गोलीय दर्पण एक वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से ये भाग अगर मिटा दें, ये भाग मिटा दें और देखिए इसी में बन जाएगा एक अवतल और एक उत्तल। क्या बनेगा बेटा? एक अवतल और एक उत्तल। तो अवतल दर्पण क्या बनता है? जब हम अवतल दर्पण क्या कैसे बनेगा? जब हम इसके बाहरी सतह पे कलई करेंगे, जब हम इसके बाहरी सतह पे कलई करेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा बेटा? अवतल दर्पण। कौन सा बनेगा? अवतल दर्पण। और जब इसके हम अंदरूनी या भीतरी सतह पे कलई करेंगे तो ये कौन सा बनेगा? उत्तल दर्पण। तो इसका परिभाषा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। क्या? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ना। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यही ना हुआ, ये हो गया कलई किया हुआ भाग। अच्छा से बनाते हैं कलई के साइड में ही। ये हो गया कलई किया हुआ भाग और एक कलई हो गया और ये अवतल दर्पण हो गया और ये परावर्तक सतह हो गया। ये भी कलई हो गया, कलई किया हुआ है और ये हो गया उत्तल दर्पण। बोलता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण के से संबंधित आखिर दर्पण होगा तो उसका त्रिज्या होगा, उसका फोकस बिंदु होगा, उसका ध्रुव होगा, उसका क्या बोलते हैं प्रधान अक्ष होगा। तो आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ क्या हो बेटा? महत्वपूर्ण बिंदु। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे में पहला देते हैं अभी हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे गोलीय दर्पण का ध्रुव। ठीक, नेक्स्ट वक्रता केंद्र, नेक्स्ट वक्रता त्रिज्या, नेक्स्ट प्रधान अक्ष या
मुख्य अक्ष। नेक्स्ट फोकस बिंदु। नेक्स्ट फोकस दूरी। चलिए सबको एक एक करके समझेंगे और यहीं पे याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बोलता है पहला क्या है, ध्रुव, दूसरा है वक्रता केंद्र, तीसरा है वक्रता त्रिज्या, चौथा है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, पांचवा है फोकस बिंदु और छठा है फोकस दूरी। तो सभी को हम वन बाय वन यहीं पे विथ डायग्राम और दर्पण में कहाँ पे होता है पूरा समझते चलेंगे। तो चलिए बस एक बार करने के बाद एक बार पढ़िए और बिल्कुल एक बार अगर ना समझ में आए वीडियो फिर से देखें और दम टोटल का टोटल यहीं पे याद होना है। चलिए ध्रुव, ठीक है, अवतल दर्पण ले लिए और हम अवतल दर्पण ले लिए, इसी में सब चीज़ समझा देंगे। बोलता है क्या, पहला ध्रुव, तो दर्पण के, आइए इसको क्लियर कर लेते हैं अच्छा से, कर लिए। तो क्या बेटा, ये दर्पण है ना। अब इसी में हम लोग सब समझ लेंगे, है ना, इसी में हम लोग टोटल समझ लेंगे वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव, जितना भी परिभाषा लिखवाए हैं। चलिए दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दूसरा वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है। देखिए बेटा फिर से यहाँ समझा दे रहे हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बोलिए गोलीय दर्पण तो बेटा आज पढ़ना है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है ध्रुव, दूसरा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु या फोकस दूरी। हम लोग इतना 6 टॉपिक 6 बिंदु गोलीय दर्पण में देखेंगे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण से सबसे पहले गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। अब दूसरा वक्रता केंद्री हो गया। दूसरा वक्रता केंद्र, जब वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। बताइए यहाँ आपको कि अगर इसको हम इस पोर्शन को हटा दें, और हम ये दर्पण प्राप्त किया अवतल दर्पण, तो इस गोले का एक भाग हुआ ना। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बेटा, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, फिर हो गया। चलिए वक्रता त्रिज्या, तो दोनों चीज बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या ही दर्पण की त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही दर्पण की त्रिज्या कहलाती है या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट प्रधान अक्ष, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से ध्यान दे दीजिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोकस बिंदु। क्या बेटा, फोकस बिंदु, ये इंपॉर्टेंट है, आगे चल के किराना रेख में भी काम देगा। देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई किरण, किसके समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई किरण दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को, कौन सा, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद
प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या जिस बिंदु को काटती है उस बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट फोकस दूरी, चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। और नेक्स्ट फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी। मतलब ये 6 डिफिनीशन आपका पूरा का पूरा खत्म, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम दर्पण का केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रधान अक्ष, केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट फोकस बिंदु, तो फोकस बिंदु प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काटती है या जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फोकस बिंदु। नेक्स्ट फोकस दूरी, तो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। अब गोलीय दर्पण में कुछ किरण आरेख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में बेटा, गोलीय दर्पण में कुछ किरण आरेख। इसमें क्या होगा, हम हिंट दे देते हैं। इसमें क्या होगा, बहुत सारा आपतित किरण, अगर जैसे अभी प्रधान अक्ष के समानांतर पड़ रहा है, फोकस दूरी से लेंगे, वक्रता केंद्र से लेंगे, ध्रुव से लेंगे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिस नहीं करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें और यहाँ से लेके अपने एग्ज़ाम तक बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें।